हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे दोस्तों ध्येय आईएएस का जो टेस्ट सीरीज शुरू की गई है आरओ टेस्ट के लिए, और उसका ये सामान्य हिंदी का टेस्ट नंबर 3 होगा। इससे पहले टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 जो कि हिंदी के कंप्लीट कराए जा चुके हैं, और अब ये हिंदी का टेस्ट नंबर 3 है। और इसी के साथ आपके लिए जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज निशु मैम के द्वारा कराई जा रही है, और पीसीएस मंत्रा की भी टेस्ट सीरीज मेरे द्वारा कराई जा रही है। तो तीनों ही प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट पर भी जाकर आप देख सकते हैं, तो वहां से जरूर इसे चेकआउट करिए। और आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन आने के साथ ही हम लोग सामान्य हिंदी के जो घटना चक्र का पब्लिकेशन है उसको सॉल्व कराएंगे, जिससे आपके 60 में से 55 प्लस क्वेश्चन और भी अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो यहाँ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है और शुरू करते हैं। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप उसे ज्वाइन कर लीजिए जहां पे हर प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहती है। तो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। अब यहाँ पर शुद्ध वर्तनी का चयन करने की बात हो रही है। तो देखिए, द्वारका इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, बल्कि द्वारका लिखा जाता है। इस पे ई की जो मात्रा है वो नहीं होनी चाहिए। संग्रहित में ये वाला ग्रह होना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि संश्लिष्ट में, यहाँ पर आपको षटकोण श देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ही सही है कि संग्रहित ये वाला सही है, ना कि ये वाला। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। और चैनल पर अगर पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगी, केवल और केवल ग्लैंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर ही मिल रही है। तो इसीलिए प्लीज़ आप अच्छी तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे आपकी तैयारी को और भी बेहतर तरीके से कराया जाएगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको यहाँ पर कराए जाएंगे, वो भी हैंड रिटन नोट्स में अलग पैटर्न से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है। अब यहाँ पर अशुद्ध की बात पूछी जा रही है। पपीता एवं कलम संज्ञा है। तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो। मैंने रामायण पढ़ी है। पति पत्नी आए हैं। तो बी सी डी दोनों ही सही हैं, लेकिन पपीता एवं कलम संज्ञा है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अशुद्ध वाक्य के रूप में है। क्योंकि पपीता एवं कलम संज्ञा है नहीं है, यहाँ पर प्लूरल होना चाहिए और एवं की जगह और हो जाना चाहिए। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। कौन सा अशुद्ध वाक्य है, तो ये समझना है। उस पर भारी संकट आ पड़ा है। ध्यान दीजिएगा, उस पर भारी संकट आ पड़ा है। वह आटा गूंथ रही है और यह काम अच्छा बन पड़ा है। प्याज कड़वा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा कि यह काम अच्छा बन पड़ा है, नहीं, यह काम अच्छा हो गया है। इस तरीके से स्टेटमेंट होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। अब यहाँ पे शुद्ध वाक्य की बात करनी, बाकी 3 वाक्य यहाँ पर गलत दिए हुए हैं। जैसे इत्र के भीतर सुगंध है, इत्र में सुगंध होती है, इत्र के भीतर नहीं, तो पहला गलत हो गया। मोहन सारी रात भर जागता रहा है, तो यहाँ पर सारी रात लिख दो तो भर हटा दो, या फिर सारी वर्ड हटा दो तो मोहन रात भर जागता रहा, दोनों बातें सही होंगी। राधा रेल से लखनऊ जाएगी, अधजल मटकी छलकत जाए, ये गलत है, क्योंकि अधजल गगरी छलकत जाए ये मुहावरा होता है, मटकी नहीं। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। बाकी तीनों जो गलत है, क्यों गलत है वो भी हमने बता दिया। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है। इस देखिए, इसमें लिखा है स्मरण, प्रमाणिक, श्रृंगार, स्वातंत्र। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे डी ऑप्शन सही है, स्वातंत्र, क्योंकि श्रृंगार को दोस्तों केवल इस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पे ये वाला र नहीं होना चाहिए, तो ये हो गया। और ये स्मरण होता है, स्मरण इस तरीके से लिखा जाता है, और ये प्रमाणिक होता है, ठीक है, प्रामाणिक इस तरीके से, प्रामाणिक, प्रमाणिक नहीं। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध है। अब यहाँ पर 3 बातें शुद्ध हैं, लेकिन एक बात गलत लिखी हुई है। प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, स्वयं और आत्मनिर्भर दोनों ही बातें एक ही हैं। प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, स्वयं यहाँ पर शब्द नहीं लगना चाहिए, तो ये आपका गलत हो गया, यानी यही अशुद्ध शब्द है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अपने पराये की भावना सही है। महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ, आपकी महती कृपा होगी, ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, निम्नलिखित में एक शुद्ध वर्तनी है। कौन सी शुद्ध वर्तनी, ये बताइए। देखिए, मूर्धन्य नहीं होता है, मूर्धन्य नहीं होता है, ये वाला होता है मूर्धन्य। द के नीचे जो ध बनता है और आधा र ऊपर उड़ता है, तो ये मूर्धन्य सही है। तो 7 का बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को।
वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? अब श्रीयुत गलत है क्योंकि त के नीचे यहाँ पे हलंत होना चाहिए था, तभी वो सही हो जाता, अदरवाइज वो गलत है। कृषांगिनी ये गलत होता है। मंत्रिमंडल में यहाँ पर आप देखेंगे कि मंत्रिमंडल में छोटी ई की मात्रा होती है, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं मंत्रिमंडल, तो ये भी गलत है। और दृष्टव्य ये सही है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? और 3 बातें यहाँ पर सही हैं। इस बात को कहने में किसी को संकोच न होगा, किसी आदमी को भेज दो, थोड़ी देर बाद वे वापस आए, चरखा चलाना चाहिए। तो इस बात को कहने में संकोच नहीं होना चाहिए या किसी को संकोच नहीं होना चाहिए, न होगा, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, तो 9 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो गलत शब्द की बात कर रहा है। अध्यात्म सही लिखा है, सुपर्णखा सही लिखा है, आविष्कार भी सही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे दारिद्रता नहीं होता है, दरिद्रता होता है। क्या होता है? दरिद्रता, दारिद्रता नहीं। अगले प्रश्न को देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है? यानी 3 विलोम शब्द तो सही मिलाए गए हैं, लेकिन एक को गलत मिलाया गया है। उद्गम का विलय हो जाएगा, सही है। अनुलोम का प्रतिलोम सही है। घोष का सघोष नहीं होता, अघोष होता है। क्या होता है दोस्तों? घोष का अघोष होता है, सघोष नहीं होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। झंकृत का स्तब्ध, यह भी सही है। अगला प्रश्न है, घटक का विलोम है। क्या होगा घटक का विलोम? पिटक, समुदाय, घोटक, पुंज। तो सही उत्तर हो जाएगा समुदाय, क्योंकि घटक का मतलब होता है कि सिंगल कंपोनेंट्स होना, और समुदाय का मतलब जहाँ पे सारे कंपोनेंट्स एक साथ इकट्ठे हो जाए। जैसे इन्वायरमेंट में हम लोग पढ़ते हैं ना कि जैविक घटक, तो एक एक कंपोनेंट्स की बात होती है, और जब इन सबको मिला देते हैं तो एक समुदाय का निर्माण होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकृत का सही विलोम होगा? अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अधिकृत का अनधिकृत होगा, अनधिकृत। यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं? अनाधिकृत कर देते हैं, ये बात गलत हो जाएगी। प्राधिकृत और अधिकृत दोनों ही बातें सही हैं, मतलब समानार्थी हैं, लेकिन विलोम की बात करेंगे तो अधिकृत मतलब होता है किसी चीज को अपॉइंट करना, और अनधिकृत मतलब होता है किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, हटा देना। तो इसीलिए ये चीज आपको समझ में आ गई कि बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा 13 नंबर पे। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 14 देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको शब्दों को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ग्रथित का विलोम है। अब ग्रथित का विलोम क्या होता है? कुंठित, अग्रथित, विकीर्ण या ग्रसित। तो ग्रथित का जो विलोम होता है वो विकीर्ण होता है। क्या होता है? विकीर्ण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्प जो विलोम युग्म है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ कूट के माध्यम से दिया हुआ है, तो इसको हम देख लेते हैं। उपमेय का उपमान, आवर्तक का अनावर्तक, नूतन का सनातन, प्रसारण का विस्तीर्ण। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, तो देखिए नूतन का सनातन नहीं होता है। नूतन का क्या होता है? नूतन मतलब होता है नया, तो यहाँ पे पुरातन हो जाएगा, न कि सनातन, तो ये वाला गलत है। और प्रसारण और विस्तीर्ण दोनों का ही एक ही अर्थ होता है कि प्रसार करना, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था? संकीर्ण होना चाहिए था। तो तीसरा चौथा गलत है, जबकि पहला और दूसरा सही है, इसीलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, चांचल्य का विलोम होगा। चांचल्य का विलोम क्या हो सकता है? हास्य, शांत, चपल, स्थैर्य। तो चांचल्य मतलब होता है कि जैसे बच्चे जैसे चंचल होते हैं ना, खेलते कूदते हैं, बहुत बोलते हैं, बातूनी होते हैं, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा स्थैर्य, यानी कि शांत रहना एकदम। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदात्त शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो उदात्त का हो जाएगा बी ऑप्शन, अनुदात्त। फिर अगला है, खेचर का विलोम क्या होगा? तो खेचर का हो जाएगा आपका भूचर। क्या हो जाएगा? भूचर। अगले प्रश्न को देखते हैं 19 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसन्न शब्द का विलोम है? तो प्रसन्न शब्द का जो विलोम होगा, अप्रसन्न भी होता है, खिन्न भी होता है, दुखी भी होता है, तीनों ही सही है, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पे 20 को, बस थोड़ा सा इसमें आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन आगे किसी भी प्रश्न में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, विकास का विलोम है। यहाँ पर विकास का विलोम समास, ह्रास, उच्छ्वास या विकास। तो इसका उत्तर आपका क्या होना चाहिए? इसका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है, दिख नहीं रहा है दोस्तों, तो चलिए कोई बात नहीं, हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 21, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध पर्यायवाची युग्म है। कौन सा पर्यायवाची अशुद्ध है? बाकी तीनों शुद्ध है। गेह का निकेतन, चतुर्भुज का सदानंद, विभाकर का राकापति, वसन का दुकुल। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा,
तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, चतुर्भुज का सदानंद। ये अशुद्ध पर्यायवाची है। जबकि गेह का अर्थ होता है घर यानी निकेतन, विभाकर का अर्थ होता है चंद्रमा के लिए कहा था राकापति, और वसन का अर्थ होता है वस्त्र यानी कि दुकुल। तो ये तीनों ही सही है, लेकिन अशुद्ध शब्द हो गया चतुर्भुज का सदानंद। अच्छा, ये जो ऊपर क्वेश्चन नंबर 20 था, विकास का अपोजिट हो जाएगा दोस्तों ह्रास। किसी चीज का विकास हो रहा है तो किसी चीज में कमी हो रही है, अर्थात कि ह्रास हो जाएगा। ये क्लियर कर लेना आप लोग। 22 प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौरा का पर्यायवाची नहीं है? तो 3 शब्द तो भौरे के पर्यायवाची है, लेकिन एक नहीं है। जैसे सिलीमुख है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा क्योंकि मात्रात्मक त्रुटि है, इसमें वर्तनी त्रुटि है। सिलीमुख ऐसे लिखना होता है। षटपद और भृंग, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि षटपद और जो भृंग है ये यहाँ पर सही लिखे हुए हैं, और सिलीमुख भी भौरे का ही होता है। लेकिन जो ए ऑप्शन है उसमें मात्रात्मक त्रुटि है, वर्तनी त्रुटि है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि ये इसका पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, ललना किसका पर्यायवाची शब्द है? अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अक्सर गलती कर दें कि पुत्र, जैसे गांव में कहा जाता है ना, बिहार की भाषा में, पूर्वांचल यूपी में, कि ललना, ललना मतलब पुत्र को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पर्यायवाची होता है वो ललना स्त्री का होता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, शब्द पौलस्त्य निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हेतु प्रयुक्त नहीं होता है? तो पौलस्त्य का कौन पर्यायवाची नहीं है? बाकी तीनों हैं। तो कुबेर को भी कहा था, चंद्रमा को भी, रावण को भी, लेकिन स्वर्ण जो कि गोल्ड होता है इसके लिए पौलस्त्य शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं, निम्नलिखित में से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों मछली के पर्यायवाची हैं। जलोतरी भी बोलते हैं, मतलब जलतोरी, झस और अंडभव, लेकिन जलोदरी नहीं, क्योंकि ये वर्तनी शुद्धि है। यहाँ पर जलतोरी होता है, जलोदरी नहीं। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित है? तो 3 तो गलत हैं और एक सही सुमेलित है। तो आप देखेंगे विष्णु का मधुरिपी, जो मधुरिपु है वो सही है, बाकी 3 गलत है। कैसे? क्योंकि समुद्र का पारावत नहीं होता बल्कि पारावर होता है। क्या होता है समुद्र का? पारावर। बलराम का संकर्षण नहीं होता, इस तरीके से संकर्षण होता है, क्योंकि देखिए वर्तनी शुद्धि भी बहुत जरूरी है यहाँ पर। और अग्नि का अनिल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि अनिल जो होता है वो वायु का होता है, और अग्नि का क्या हो जाएगा? अनल हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे तीनों ही गलत हैं, केवल चौथा सही है, डी ऑप्शन। विष्णु के लिए मधुरिपु की बात की गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ पर एक युग्म दे रखा है, शुद्ध पर्यायवाची वर्ग आपको देखना है। जैसे डोंगी, तरड़ी, जलपात्र, तनुजा, दुहिता, सुता, पयोद, वारिद, नीरद, सभी वर्ग शुद्ध हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि डी ऑप्शन हो जाएगा सही, क्योंकि डोंगी, तरणी, जलपात्र ये तो नौका के लिए होता है, अर्थात नाव के लिए। तनुजा, दुहिता, सुता ये पुत्री के लिए वर्ड यूज किया जाता है। और पयोद, वारिद, नीरद ये तीनों ही मेघ के लिए यानी कि बादल के लिए वर्ड यूज किए जाते हैं। तो तीनों ही वर्ग सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? क्योंकि 3 ऑप्शन तो सही होंगे, चौथे में गलती होगी, तो वो चौथा कौन सा है? तो अब आप यहाँ पर देखेंगे प्लवंग, शाखा मृग, कीस, बाहुक, ये जो होता है आपका, ये बंदर का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची दोस्तों? बंदर का। लेकिन वाचा, गिरा, ब्राह्मी, विधात्री ये सरस्वती का है। किसका है? सरस्वती का। प्रभंजन, नवप्राण, प्रकंपन, वात, वात मतलब क्या होता है? वायु, तो ये वायु का है। लेकिन यहाँ पे डी ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि रतीश और मंजात अलग है, जबकि कपोत किसका होता है? कबूतर का होता है। कबूतर का, कबूर नहीं, कबूतर का। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि 28 का डी, ये पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं था। अगले प्रश्न को देखते हैं 29, वसंत का पर्यायवाची नहीं है। तो वसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं भाई? मधुमास भी है, कुसुमाकर भी है, ऋतुपति भी है, लेकिन हृदयंकर नहीं है। हृदयंकर नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से कौन एक भिन्न है? तो कौन सा एक भिन्न है ये बताना आपको। तो गाछ, क्योंकि आप देखेंगे वित्त, द्रव्य, विभूति ये कहीं ना कहीं तीनों ही मुद्रा के होते हैं, वित्त के होते हैं, जो कि आपका पर्यायवाची माना जाता है। लेकिन जो गाछ होता है ये आपका वृक्ष का होता है, क्योंकि ये भोजपुरी भाषा में अर्थात मैथिली भाषा में लिखा था, पेड़ों की जड़ से संबंधित होता है गाछ, ये वृक्ष का है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, हृदय का विदारण करने वाला दृश्य, यानी हृदय का विदारण करने वाला दृश्य के लिए आप क्या लिखोगे? जिसमें हृदय पसीज जाए, पिघल जाए कि यार ये दृश्य नहीं देखना चाहिए था, तो उसे हम हृदय विदारक कहते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अनिवार्य शब्द हेतु क्या वाक्यांश आप प्रयोग करोगे? तो अनिवार्य के लिए आप कहोगे जिसका निवारण न हो सके वो अनिवार्य हो जाएगा।
इतनी बात क्लियर हो गई। जिसका निवारण ना हो सके वो अनिवार्य हो जाएगा। और अगले प्रश्न को देखेंगे, स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना। स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना, ये आपका हो जाएगा गुरुडम। ध्यान देना, गुरुडम, जगत गुरु या सर्वश्रेष्ठ या गुरु नहीं, बल्कि ये यहाँ पे एक तरीके से आप देखोगे कि ईगो को दिखाया जा रहा है कि स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना, तो ये गुरुडम हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, जो प्राप्त न हो सके इसके लिए आप किस वाक्यांश का प्रयोग करोगे, तो अप्राप्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप्राप्य। और जो प्राप्त हो सके उसे हम कहेंगे प्राप्त। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अक्सर आप लोगों ने 11th-12th की मैथ में किया होगा कि जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके उसे हम अप्रमेय कहते हैं, और जो प्रमाण द्वारा सिद्ध हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? प्रमेय कह देते हैं। अगला प्रश्न है, पिंडज शब्द हेतु उचित वाक्यांश होगा। पिंडज जो शब्द है वो किसके लिए उचित वाक्यांश होगा? तो जिसका जन्म शरीर से हो, और जिसका जन्म अंडे से होगा उसके लिए हम क्या कहेंगे? उसके लिए हम लोग अंडज बोलते हैं। बायोलॉजी मैंने आपको बताया भी है तीसरे लेक्चर में शायद वर्गिकी में, कि ओविपोरस किसे कहते हैं और विविपोरस किसे कहते हैं। जो अंडे से जन्म देता है, जैसे सांप के अंडे हो गए, मछली के अंडे हो गए, इनसे बच्चों को जन्म दिया था। लेकिन मनुष्य की बात करें, कंगारू की बात करें, व्हेल मछली की बात करें, तो ये सब डायरेक्ट बच्चे को पैदा करते हैं, न कि किसी अंडे को। हम लोग अंडे की तरह तो पैदा नहीं हुए, हम लोग बच्चों की तरह पैदा हुए हैं, तो इन्हीं को पिंडज कहा जाता है, जो शरीर की तरह पैदा होते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे 37, जो अधिक समय तक जीवित रहने के इच्छुक हों उसे हम क्या कहेंगे? जो चाहता है कि हम मरे ही ना, तो जिजीविषु कहेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? जो अवैध संतान हो उसको जारज, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक, जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हो कुलीन, जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो शोषित। तो यहाँ पर आप देखोगे कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यही एक फीमेल है। उसे शोषित नहीं कहते हैं, उसे बल्कि क्या कहा जाता है? उसे अंत्यज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंत्यज कहा जाता है। जो शूद्र वर्ण में जन्म लेता है उसे अंत्यज कहते हैं। बाकी तीनों सही हैं, बट डी ऑप्शन यहाँ पे बेमेल है। अगला प्रश्न है, राज्य के प्रधान द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या होता है? अर्थात राज्य का प्रधान, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या मुख्यमंत्री हो, या राज्यपाल हो, जब उनके द्वारा कोई आदेश निकलता है तो इसको अध्यादेश कहते हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो धरती फोड़कर जन्मता हो। ध्यान देना, जो धरती फोड़कर जन्मता हो, तो इसके लिए जो ऑप्शन होगा वो उद्भिज होगा। भूमिज नहीं, स्वयंभुज नहीं, द्विज नहीं, ये क्या होगा? उद्भिज, क्योंकि ये धरती को फोड़कर जन्म ले रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहेड़ा का तत्सम शब्द होगा? अब तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं मूलतः, और तद्भव क्या होते हैं? जिनके अर्थ में परिवर्तन करके हिंदी के सामान्य रूप में हम प्रयोग करते हैं। तो बहेड़ा का तत्सम पूछा जा रहा है, यानी कि संस्कृत शब्द की बात हो रही है यहाँ पे, तो बहेड़ा का हो जाएगा विभीतिक। क्या होता है? विभीतिक। अगला प्रश्न होगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा कि 3 तो तत्सम शब्द होंगे, लेकिन एक जो है आपका तद्भव होगा। तो जरा हम इससे यहाँ पर समझ सकते हैं। 42 का क्या हो जाएगा? देखिए, उज्ज्वल का हो जाता है उजाला एक तरीके से, कंटक का कांटा, श्रृंग का श्रृंग, और यहाँ पे मक्खी जो है इसका मच्छिका होगा, मृच्छिका, न कि मक्खी। मक्खी जो है कि तद्भव है, जिसको हम लोग आम भाषा में यूज करते हैं हिंदी में, जबकि मच्छिका इसका तत्सम हो जाएगा। तो 42 का हो गया सी। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द है। कौन सा है भाई तत्सम शब्द? तो आप यहाँ पर देखोगे कि 43 का हो जाएगा बी। ये तत्सम शब्द है, क्योंकि उद्गत तत्सम है, और इसका जो हिंदी में हम लोग प्रयोग करते हैं वो हो जाता है उगना, यानी कि पौधे का उगना। तो ये आपका तद्भव होगा। जबकि जजमान की बात करेंगे, कैथा की बात करेंगे, औंधा की बात करेंगे, तो ये तीनों ही तद्भव शब्द हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तद्भव की दृष्टि से अशुद्ध है? तो ध्यान देने वाली बात है कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें तद्भव नहीं होगा, तत्सम देखने को मिलेगा। तो अब जरा देख लेते हैं, मतलब कि तत्सम से तद्भव का अर्थ सही होना चाहिए। जैसे धुआं का धुन हो जाएगा, सही है। भेड़िया का भौरा हो जाएगा, केला का नारियल, लेकिन हिरण का घोटक ये गलत है। हिरण का घोटक नहीं होता है। 44 का डी हो गया। अगला प्रश्न है, खिचड़ी का तत्सम क्या होगा? जो हम लोग खिचड़ी खाते हैं उसको तत्सम भाषा में, संस्कृत भाषा में कृसर कहा जाता है। तो सी ऑप्शन होगा। फिर अगला प्रश्न है, एक तत्सम शब्द है, उलूक, ईंट, चबूतरा, पुजारी। तो कौन सा एक शब्द है जो तत्सम है? तो ए हो जाएगा, क्योंकि उलूक का जो तद्भव होता है वो उल्लू होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं उल्लू। ईंट का, पुजारी का, चबूतरा का, इन तीनों का तद्भव रूप है ये, तत्सम रूप यहाँ पर ये नहीं है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 को देख लेते हैं। अब यहाँ पर तद्भव और तत्सम का जोड़ी बना के दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कौन सा एक ऐसा युग्म है जो गलत है। तो अब यहाँ पर आपको देखना होगा। देखिए, अहेर को आखेट, मतलब अहेर क्या हो गया, तद्भव हो गया, बिगड़ा हुआ रूप, विकृत रूप, जबकि इसको क्या कहते हैं, आखेट। हालांकि अब इसको शिकार भी कहा जाता है। और खरजू का क्या होता है, खुजली। स्वामी का क्या होता है, बालम। लेकिन प्रसूति गृह का, सॉरी बालम नहीं होगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे इसी का हो जाएगा वल्लभ। क्या होता है, वल्लभ। स्वामी का वल्लभ होगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। जबकि प्रसूति गृह का सॉरी सही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि स्वामी का बालम नहीं बल्कि वल्लभ होगा, बाकी सभी सही थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। उल्लास शब्द किसका तत्सम है। उल्लास शब्द किसका तत्सम है। अब यहाँ पर आपको देखना हुलास का, विलास का, रुदन का या हास्य का। तो ए ऑप्शन हो जाएगा हुलास। हुलास का ये तत्सम है। अगला प्रश्न है, एक तद्भव शब्द है। तद्भव एक शब्द है किसका, बीन का, यदा, घटिका, छार। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो बीड़ा होती है उसके लिए जो बीन प्रयोग किया जाता है शब्द, तो यही इसका तद्भव शब्द हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। आखर शब्द का सही तत्सम होगा। आखर शब्द का सही तत्सम होगा। तो आखर के लिए जो प्रयोग होगा वो अक्षर होता है, क्योंकि अक्षर मतलब होता है तत्सम, और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आखर। जैसे कहते हैं ना, किसी भी एक आखर से भेंट नहीं है, यानी एक भी अक्षर आपको नहीं आता है। बाकी अगर मैं बात करूं, ओखली, अद्य, अंबु, ये इसके तत्सम शब्द नहीं होंगे। अब यहाँ पर हम विशेषण विशेष्य की बात करेंगे। एक विशेष्य पद नहीं है, एक विशेष्य पद नहीं है। दानव, ध्वंस, प्रदान, पहरा। तो अब इसको देखना है आपको। तो 51 का हो जाएगा ए, क्योंकि ये आपका विशेषण है। क्या है, दानव विशेषण है, बाकी शब्द विशेष्य हैं। जैसे प्रदान विशेष्य हो गया, पहरा विशेष्य हो गया, और ध्वंस ये भी विशेष्य हो गया। लेकिन दानव यहाँ पर विशेष्य नहीं है बल्कि विशेषण है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है। आवृत्तिवाचक विशेषण का जो उदाहरण है इसकी बात करने को हमसे कहा जा रहा है। तो 52 का हो जाएगा आपका क्या, तिगुना। क्या हो जाएगा, जैसे 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। तो ये आपका आवृत्तिवाचक विशेषण होगा। अगले प्रश्न में देखते हैं। कौन सा एक विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत है। यानी कि पहले आपको विशेष से देखना है और उसके बाद उसका विशेषण आपको देखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला ही ऑप्शन गलत है, तलब और तालिब, यही गलत है। जबकि दक्षता क्या विशेष से है, और दक्ष विशेषण, ढलना, ढलवा, पशु, पाश्विक। लेकिन ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि ये गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद विशेषण नहीं है। ध्यान देने वाली बात है कि विशेषण नहीं है पूछा जा रहा है। तो उपलब्धि क्या होती है, विशेष से होती है, जबकि इसका विशेषण हो जाएगा आपका उपलब्ध। बाकी उचित, कृषक और गृहस्थ, ये तीनों ही आपके विशेषण हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं 55। निम्नलिखित सही युग्म बताइए जहां पे विशेषण और उसका विशेष्य है। तो भौतिक का भूत, भव्य का भवन, भ्रष्ट का भ्रंश हो जाएगा। तो 55 का आप देखोगे डी कि सभी सही सुमेलित दिए हुए हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं। 56 प्रश्न नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष्य शब्द है। तो कौन सा एक विशेष्य दोस्तों, तो आकाश है। जबकि अधिकारी, आंतरिक और विद्वान, ये तीनों ही आपका क्या होंगे, विशेषण शब्द होंगे। अगर हम आंतरिक के विशेष्य की बात करेंगे तो इसका हो जाना चाहिए अभ्यंतर। क्या हो जाएगा, अभ्यंतर। अगले प्रश्न को देखते हैं 57। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण है, नया कपड़ा, प्रत्येक व्यक्ति, 1 दर्जन आलू, मतलब 1 दर्जन केला और 2 किलो आलू। तो यहाँ पर देखेंगे आप डी, इसमें परिमाण है क्योंकि वजन भी इसमें है, 2 किलो आलू। तो परिमाण कितना है, 2 किलो। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले की बात हो रही है। संध्या परिश्रमी युवती है, वह लड़का डॉक्टर भी है, राधा भली लड़की है, सफेद घोड़ा तेज दौड़ता है। तो इसका डी ऑप्शन है कि घोड़ा कैसा है, तेज दौड़ता है। सफेद तो है ही है, साथ ही साथ वो दौड़ रहा है, लेकिन कैसा, तेज दौड़ रहा है। तो दौड़ना क्या होगी, क्रिया, और उसकी विशेषता बता रहा है कि घोड़ा तेज दौड़ता है, न कि धीमा। तो ये हो गया क्रिया विशेषण। अगला यहाँ पर प्रश्न है, अलंकार का विशेषण पद है। तो अलंकार का जो विशेषण होगा वो क्या हो जाएगा, अलंकृत। अलंकार का विशेषण पद अलंकृत। और अगला प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न होगा इस सीरीज का, निम्नलिखित युग्मों में से
कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विशेषण की दृष्टि से कौन सा एक अशुद्ध है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा चैत का चित्र। यही बात गलत है, जबकि अज्ञानी का आयुष्मान, जादूगर का जुदा, कौमी का केवल। तो अगर आप बात करोगे कि ये विशेषण की दृष्टि से गलत होगा, क्योंकि चैत क्या हो जाएगा, ये आपका विशेष से हो जाएगा चैती और चितेरा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और साथ ही साथ इसके जीएस वाले पोर्शन को जरूर करिए आप लोग, ढे आईएएस का, जीएस वर्ल्ड का, पीसीएस मंत्रा का, क्योंकि उसका भी बहुत बड़ा रोल होगा जो आपकी सफलता के लिए मददगार साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।